अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा को मैं आवाज़ देती हूँ कि वो आए और फैमिली काउंसलिंग सेंटर के अमली तजुर्बात इस उन्वान के तहत हमारी रहनुमाई करें। मोहतरमा खालिदा परवीन साहब, तेलंगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मरकज़ सेक्रेटरी गाज़ी साहब और अमीर हल्का महाराष्ट्र और सेक्रेटरी हल्का और मेरे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम लोग फैमिली काउंसलिंग के बारे में बहुत गौर से सुन रहे थे और मुझे उम्मीद है कि 2 दिन का ये सिटिंग के बाद, ये वर्कशॉप के बाद आप लोग बहुत कुछ अपने साथ लेके जाएंगे और अब तक जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो लोगों का और थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग भी हो जाएगा। जो नए करने के आज़म के साथ आए हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह से हम लोग काउंसलिंग क्या है, उसका 2 पार्ट कैसा है और कैसा अपने आप को तैयार करना है, एक काउंसलर का पार्ट क्या है, काउंसलर के मिजाज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डॉक्टर अली ख्वाजा साहब के ज़रिए हम सुने थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। ये कोई किताबों में नहीं मिलने वाली, ये सब तजुर्बे के साथ मिले हैं। अब मैं अमली मैदान में 10 साल का मेरा तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद हो सकता है आप लोग याद होगा, ट्रिपल तलाक का जब इश्यू शुरू हुआ था तब से हम लोग फैमिली काउंसलिंग सेंटर कायम करके बैठे हैं और वो 10 साल के तजुर्बे में के ज़रिए हमने जो सीखा है, क्योंकि वरना हम जमात इस्लामी हिंद में एक रुकन के ऐसे दरस कुरान पढ़े, दरस हदीस से सीख लिए, तरबियती इज्तिमात, तंजीम इज्तिमात वाला चले गए, अपना कुछ और मुताला कर लिए, लेकिन काउंसलर के ऐसे से कोई सनद हासिल नहीं किए। लेकिन हमको ज़मीन ने, हमको जो ना उस कुर्सी ने हमको सिखाया कि काउंसलर क्या हो सकता है, कैसा होना चाहिए, और सारी चीज़ें अल्फाज शक्ल में हम सुन रहे हैं। तो तजुर्बा अलग चीज़ है। हम लोग चाहे कितने भी सेशंस अटेंड कर लें, कितने भी वर्कशॉप्स अटेंड कर लें, कितने भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक हम टेबल कुर्सी डालकर बैठेंगे नहीं, लोगों के साथ एंगेज नहीं होंगे, हमारा ये इल्म हासिल करना कोई ख़ास हमारे लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा। शुरू में हमको लगता है कि शायद क्या मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ ये काम, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, लेकिन जब बैठ जाएंगे नेक इरादे के साथ और वही नीयत है कि आखिरत में इसका अज्र मिलेगा और दीनी फरीज़ा है, ये समझ कर बैठेंगे तो हमारे लिए रास्ते भी खुलेंगे, ज़बान में तासीर भी होगी, रिज़ल्ट हम देखेंगे। बहनों और भाइयों, मैं एक ज़माने से बोलते आ रही, मुझे बहुत खुशी हो रही जमात इस्लामी हिंद के तरफ से मरकज़ लेवल से लेकर हल्के लेवल तक काउंसलिंग सेंटर का क़ायम करने के लिए इतना सीरियस एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत खुशी हो रही। मैं एक ज़माने से बोलते आ रही तकरीबन कि हर रुकन के घर का ड्राइंग रूम काउंसलिंग रूम बनना है। इतने मसाइल हो गए, पहले एक ज़माना ऐसा था, किसी महल्ले में, किसी घर में किसी बच्ची का मसला आ गया, शौहर का मसला आ गया, सास बहू लड़ रहे, इस तरह की कोई बात आए तो लोग पूरे महल्ले में चर्चा होता था, उसका उनके घर में ऐसा हुआ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हर घर में मसले हैं, हर घर में मसले। जब हर घर में मसले अगर है तो हमारे महल्ले के मसला अपने घर में एक रुकन जमात, अगर एक स्ट्रीट में एक रुकन जमात अगर है, मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि रुकन जमात की हैसियत ऐसी होना चाहिए, महल्ले के ज़रूरतें उसके घर में पूरे होने चाहिए मशवरे के लिए। मसला अगर कुछ हुआ, चाहे बच्चे के पढ़ाई के मामले में हो, मियाँ बीवी की लड़ाई के मामले हो, माशी तंगी के मामले में हो, या सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में, जो भी मामले हो उसके ड्राइंग रूम पे आना चाहिए। ये होता है रुकन जमात। महल्ले के पूरे महल्ले में उसका असरअंदाज होना चाहिए, असर होना चाहिए था, ऐसा रुकन जमात। ये है असल रुकन जमात के असल मियार। और आज हम लोग सुबह से हम सुन रहे थे कि अच्छे लिजनर एक
काउंसलर एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, सब्र के साथ सुनना चाहिए और अपने इमोशंस को कनेक्ट भी करना चाहिए और उसके खैर ख्वाह होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब इस्लामिक ब्रॉटअप है, हमारा इस्लामिक कल्चर है ये सब। और ये जमात इस्लामी इतने ज़माने से हमारे ऊपर काम ही ये कर रही कि एक अच्छा रुकन, एक अच्छा दाई, एक अच्छा काउंसलर। तो हर रुकन जमात एक काउंसलर है, बशर्ते कि वो जो इल्म हासिल किया है सही तरीके से अप्लाई करें। हम लोग अपने इल्म को महदूद करके रखें, लेकिन जब हमको जहाँ काम करना है, जहाँ हमारा इजहार होना चाहिए, हमारा एक्शन होना चाहिए, हम लोग वहाँ एक्शन नहीं कर रहे। तो इतना सारा इल्म हम हासिल करने के बाद हमको करना है मैदान में आकर सोसाइटी के अंदर मूव होना है। सोसाइटी तो सेकेंडरी आता, पहले कम्युनिटी में आ रहा है। हम कम्युनिटी के अंदर ही है बात। हमारे जो काउंसलिंग सेंटर्स, हम कम्युनिटी के अंदर की बात कर रहे हैं। अब सुबह से हम लोग अपना एक दाई, एक काउंसलर, एक रुकन जमात अपने आप को कैसा काउंसलर बना के पेश करना है, इस पे हमारा बात चल रही थी। अब अगर हम लोग अपने मुख्तलिफ एरिया से हम लोग सब आए हैं, यहाँ पे जमा हुए हैं, अपने एरिया में काउंसलिंग सेंटर कायम करना चाहिए। ऐसा काउंसलिंग सेंटर कायम करना का फैसला हुआ तो उस काउंसलिंग सेंटर में बेसिक चीज़ें क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग यहाँ पे बता दी मैं। एक रूम, कम से कम 2 रूम का एक ऑफिस होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस जहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क हो और वो वेटिंग एरिया भी हो, और एक काउंसलिंग रूम अलग से हो, और पानी के इंतज़ाम भी हो, टॉयलेट भी हो, और कुछ बुक्स भी हो आप खुद के रेफरेंस के लिए और सामने वालों को एंगेज करने के लिए, कि मिनिमम ये चीज़ें हो। और घर रूम के बाहर एक बोर्ड हो कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर, और उसका टाइमिंग्स भी हो। अगर हम हफ्ते में 2 ही दिन उसको ऑन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो वो मेंशन करें कौन सा दिन है और कौन सा टाइम है। बेहतर तो ये होगा हफ्ते में वो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक वो चलते रहे। अगर रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल नहीं है, हमारा हल्का अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, हमारा मुकाम अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई पेड काउंसलर को रखे, हमारे अपने में से कुछ बुजुर्ग लोग या समझदार लोग जो काउंसलिंग करने के इंटरेस्ट करने वाले अपने जॉब करते हुए काम करने लगे, तो उनका टाइमिंग्स क्या है मुतय्यन हो। क्योंकि जो लोग परेशान हाल में आते हैं उनको मालूम होना चाहिए फलाने जगह पे फलाने टाइम पे गए तो हमारा बात सुनने वाला कोई है। लेकिन एक अच्छा सेंटर सक्सेसफुली जाना है, माशरे के अंदर पेनिट्रेट होना है, लोग वहाँ पर अपने मसाइल के साथ आना है, तो फ्रंट ऑफिस में एक एम्प्लॉय करें आप किसी को 10 to 5 कि वो रजिस्ट्रेशन करे, अपने केसेस को वो रजिस्टर करे वहाँ पर, और उसके जैसा केस 1-2 केसेस अगर जमा होने के बाद काउंसलर को वो दिन में वो डायरेक्ट कर सके। तो फ्रंट ऑफिस के साथ हमारा काउंसलिंग सेंटर चलना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इतना। तो अगर बोर्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, हम अपने मजबूरी के तहत हम लोग अपने जमात दफ्तरों में किसी कोने में हम बैठ जाते हैं, अक्सर होता है ऐसे, अपने घरों में बैठ जाते हैं या तो किसी और जगह बैठ जाते हैं, मसला तो हल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। लोग हमारे पास उतना अट्रैक्ट होकर नहीं आते, उसके लिए ख़ास एक जगह बनाएं और उसका माहौल भी बनाएं। जैसा कि सुबह में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चों को हम लोग काउंसलिंग करते वक्त वहाँ पे पानी क्या वॉल में पेंटिंग्स करते हैं, वैसे जो दुख के साथ जब आते हैं तो उनका जब बैठते हैं तो उनको माहौल सही होना चाहिए, पीसफुल माहौल, अच्छा वेंटिलेटेड रूम हो, हवादार हो, रोशनी आए उसके अंदर, और कुछ अच्छे प्लेजेंट वॉल्स हो, कर्टन्स हो, ऐसा कुछ महसूस होना चाहिए ताकि वो अपने परेशानी से बाहर आके अंदर दाखिल होने के साथ ही उनके दिल के अंदर अच्छा यहाँ पे कुछ मेरे लिए कुछ बनेगा, ये महसूस हो। ये होना चाहिए मिनिमम, कम से कम ये करने की कोशिश करना चाहिए। और फिर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे 10 to 5, अच्छा 10:30 to 5 जो भी टाइम मुतय्यन करते हो टाइम पे कोई ना कोई अवेलेबल रहो केसेस को हम रजिस्टर करने के लिए, जो क्लाइंट आते हैं जो हमारे उनका रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मिनिमम ये चीज़ें होना चाहिए। अब आप लोग जब रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास कोई अगर क्लाइंट आए
तो आपके पास, सबके पास ये पेपर पहुंच गया है, आप ज़रा देख लीजिए अपने पास, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ना, हम लोग अब तक जो कर रहे थे, खैर अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे, फी सबिल्लाह करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काउंसलिंग सेंटर फलान जगह चल रहे हैं, तो वो जो है ना हर किसी के नोट में आता है, पुलिस के नोट में आता है, स्पेशल ब्रांच एसबी वालों के नोट में आता है, आईबी वालों के नोट में आता है, हमारे मुखालिफिन के नोट में भी आता है, हर किसी की नज़रों में भी आ जाता है, सब नोटिस करके रखते हैं। तो इसके अंदर कुछ लीगल इश्यूज नहीं आए, जैसा हमको अपने आप को बचाए रखना है, ये केस करके अंदर जाना नहीं है ना, हमको तो कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए कुछ ऐसा इश्यूज ना आए, उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशनरी मेथड्स लेना चाहिए। तो आपके पास ये जो फॉर्म यहाँ नज़र आ रहा है, ये जो फॉर्म आपके पास दिए हुए हैं, ये क्लाइंट जब आके डेस्क के पास ये पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं, वो ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, देखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उनका जो कंप्लेंट करने के आया, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो, उनका अपना नाम वगैरह, टेलीफोन नंबर, उनका ब्रीफ हिस्ट्री और जो है ना उनका सिग्नेचर, ये वो अपने हैंड राइटिंग से लिखेंगे और दस्तखत करेंगे। कब? इसका डिस्क्लेमर डालो, हेलो डिस्क्लेमर, देखिए डिस्क्लेमर, ये पेज के पीछे ये लिखा हुआ बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्लेमर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर काउंसलिंग सेंटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा अगर हम अपने घर में ड्राइंग रूम बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ मसला हल कर दिए, वो अलग होता है। जब काउंसलिंग सेंटर होने के बाद हम कहीं लायबिलिटीज़ में हम लोग मुब्तला होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमारे बाद में हम परेशानी उठाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग करने से बचना, ऐसा नहीं है, हम सब सीधे सही तरीके से करना चाहिए। ये डिस्क्लेमर देखिए कि यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट में एक भरोसा सेंटर, एक NGO है जो गवर्नमेंट का खुद, तो उनके चाइल्ड राइट कमिश्नर जो मेरे फ्रेंड है ममता रघुवीर नाम से, उन्होंने अपने NGO वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जो बनाए थे, उसी चीज़ को मैंने कॉपी किया। क्या गवर्नमेंट NGO के नाम हटा के अपना NGO रखी थी, मैं अपने हटा के फैमिली काउंसलिंग नाम रखी थी। तो मतलब कम्प्लीटली इसका पूरे अल्फाज वगैरह सब बैलेंस्ड है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही आपका बनाए, आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। मगर कोई एडवोकेट को आप रेफ़र करते हुए आप एडवोकेट के साथ बैठ के डिस्क्लेमर आपके अंदर अगर चाहें कुछ ऐड और माइनस करना है तो कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर के बगैर, डिस्क्लेमर में साइन के बगैर क्लाइंट को वेटिंग रूम से अंदर काउंसलिंग रूम में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उल्टा केस हमारे ऊपर भी हो जाता, केस कभी हमारे ऊपर भी हो जाता। लिहाजा उनसे ये पढ़वाएं। पढ़ने के लिए आप सब देखे होंगे, आपके पास मौजूद है पेपर्स, पूरा देख सकते हैं आप लोग। लेकिन लास्ट 3, 4, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट में पढ़ती हूँ आपको। काउंसलिंग सेंटर एंड इट्स एम्प्लॉयज़ individually or collectively will not be responsible for any incorrect information provided by the client or any other persons involved in the case। ये वो साइन करने वाले पेपर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहे हैं तो हम इसका जिम्मेदार नहीं, काउंसलिंग सेंटर में रहने वाले काउंसलर जो भी हो। 5th पॉइंट देखिए, काउंसलिंग सेंटर विल नॉट हैव एनी लीगल ऑब्लिगेशन to be the witness or provide any proofs except medical examination report 161 statement in the case of rape and POCSO in any case। हम लोग कोई लीगल मैटर में हम लोग कोर्ट के सामने गवाह वगैरह सब अपने आप को नहीं ठहराते, हम नहीं जाते, ले हम गवाह नहीं बनते। ये बात भी हम लोग वहाँ पे क्लियरली बताइए, या ना तो कोई प्रूफ भी हम देते, उनके पास अपनी तरफ से कोई प्रूफ नहीं देते। 6th पॉइंट देखिए, काउंसलिंग सेंटर एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी पुलिस लीगल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये आखिर के 3-4 पॉइंट्स जो ना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वैलिड पॉइंट्स हैं, इसको ज़रूर अपने डिस्क्लेमर में रखिए और उसके साथ उनका दस्तखत लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि मैं 10 साल से कर रही हूँ, तो ऐसा होता है कि मैडम आपके पास काउंसलिंग चल रहा था ना, उसका प्रोसीडिंग हमारा केस हुआ है, हमारा बीवी जाके पुलिस में केस कर दिया, आपका वो पेपर दीजिए, हम नहीं देते।
याद रहे काउंसलिंग सेंटर में अगर हम एक काम कर रहे हैं और हमारे पास से केस दोनों में से हस्बैंड वाइफ में दोनों में से कोई एक पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद बोल रहे कि फलाना काउंसलिंग सेंटर में हम लोग काउंसलिंग करवाया है, तो पुलिस वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है लेके आओ। तो वो लोग जब हमारे पास आते हैं कि मैडम आप वो जो लिखे थे ना उसका कॉपी दीजिए, नहीं तो फ़ोटो लेते या कुछ करते, ऐसा याद रहे हमारे ऑफिस से, हमारे काउंसलिंग सेंटर से एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं जाना बाहर। हमारा इन्फॉर्मेशन पूरा सिर्फ हमारे सेंटर के लिए है, हम पुलिस को देने के लिए नहीं है, कोर्ट को देने के लिए हमारे पास नहीं है। बिल्कुल एक पीस ऑफ पेपर भी हम लोग बाहर नहीं आने देते। बाद लोग स्मार्टली क्या करते, इसको फ़ोटो कापी लेने की कोशिश करते। बाद वक्त में होता है ऐसा, जब हम नहीं है तो फ़ोटो लेने के लिए पिक्चर भी, फ़ोटोज़ भी लेते हैं। आजकल मोबाइल आ गए ना, हम लोग फ़ौरन डिलीट करा देते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम सामने वाले से करने के चांस नहीं देना चाहिए जो हमारा अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अपने समझ के लिए। क्योंकि हम ये काम जो कर रहे हैं ना, ये काम जो कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। पुलिस स्टेशंस में भरमा पड़ा हुआ है केसेस, कोर्ट में भरमा पड़ा हुआ है केसेस, तो कोर्ट वाले, पुलिस स्टेशन वाले खुद बोले कि हमको क्रिमिनल केसेस देखने, तो फैमिली केसेस को आप लोग देखो। पुलिस वाले खुद बोल रहे फैमिली केसेस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए आपस में, हम लोग क्राइम देखने का टाइम नहीं है। तो एक लिहाज से हम गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एज एन एनजीओ या इंडिविजुअल हम कर रहे हैं, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों से बच के करना चाहिए। और ये डिस्क्लेमर करे बगैर हम करेंगे तो कभी ना कभी हम लोग, हमारे ऊपर कोई केस बनाने के चांस होते हैं। क्योंकि अब आप सब शायद जानते होंगे या नहीं जाने, तो मैं जानकारी देती हूँ, ये काम हमको करना है। फिर दोबारा बोल रही हूँ कि अगर हम इंडिविजुअली अपने घर में ड्राइंग रूम बैठ के एक केस डिस्कस करके उनको सॉल्व करके भिजा दिए, वो ठीक है, लेकिन काउंसलिंग सेंटर जहाँ पे हम कायम कर रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। अभी हाल ही में मैं बताऊँ आपको, ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। हाल ही में क्या हुआ था, एक लड़की आई थी उनकी वालदा के साथ, और मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, ऑफिस से घर जा रही थी। माँ फ़ोन करके रो रही थी, मैडम कैसा भी आज मिल लिए ना। मैं बोली आज तो टाइम ख़त्म हो गया, कल परसों मिलेंगे। नहीं मेरे को आज ही मिलना है, 10 मिनट आपसे मिल के जाती हूँ। रात के 8:30 बज रहे थे, मैं बोली थक गई। बोले नहीं 10 मिनट मिलती हैं आपसे। तो मैं जाके घर जाके लोकेशन वगैरह भेजी थी। 8:30 पौने 9 को वो आ गई। आने के बाद 11:30 बजे तक बैठी थी, 10 मिनट उनका 10 मिनट था। अब सुनने बैठे तो पूरा सुनना पड़ता, पूरा A to Z 3 साल की ज़िंदगी, जो बच्ची के साथ शादी होने के बाद सारा किस्सा कहानी सुनी मैं। और उसके बाद फिर हम उनको फिर दोबारा ऑफिस बुलाए थे, ऑफिस आए थे, फिर लड़कों वालों को बुलाए। बहरहाल ऐसा इनका सिटिंग उनका सिटिंग दोनों मिला के सिटिंग, कई बार सिटिंग होने के बाद तकरीबन मिलने की तरफ आ गए थे। लड़की हार्डली 22-23 ईयर्स की थी, लेकिन माँ का इन्फ्लुएंस इतना था कि बच्ची बहुत कन्फ्यूजन में थी, बहुत कन्फ्यूजन में थी। ससुराल वाले इतने बुरे नहीं थे, लेकिन माँ उनको पिक्चराइज कर दी, हत्ता के देवर के साथ उनके कनेक्शन भी खड़ा कर दिए। क्योंकि बच्ची को अलग घर लेके रखने के लिए उनका इरादा था, मतलब उनका डिमांड था, वो नहीं करने से इल्ज़ाम लगाए तो कम से कम अलग रखेंगे, ये उनका मंशा था। तो ऐसी सूरत में अब बच्ची जो है वापस जाना चाह रही, माँ भेजना नहीं चाह रही बहुत ज़्यादा। मैं लास्ट काउंसलिंग में बच्ची से बोली, बच्ची बोली आंटी मैं क्या करूं, मुझे आप मशवरा दीजिए। लोग पूछते हैं, मशवरा पूछते हैं, क्या क्या बताइए मैं क्या करूं। अब मैं, जैसा कि आप मालूम है, मशवरा तो देना नहीं है, क्योंकि फ़ैसला तो वो लोग करना है क्या करना है। लेकिन बच्ची इतनी छोटी थी, फैसला नहीं कर पा रही थी माँ और ससुराल के बीच में। तो मैं बोली बेटा तुम क्या चाह रहे? मैं पूछी उनसे, बेटी तुम क्या चाह रहे? मैं शादी बचाना चाह रहा हूँ आंटी। तो बोले ठीक है, फिर ऐसा बचाना चाह रहे तो चले जाओ हस्बैंड के साथ। क्या उन्होंने पाबंदी क्या करे, हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन बात कराते, 15 दिन में एक दफ़ा घर में जाके मिलाते। बोले मान लो ना बच्चा कच्चा होने के बाद ये सब ख़त्म हो जाता, जाना आना बाकी रहता, शादी बचा लो। तो बच्ची बाहर गई, उसके बाद नमाज मगरिब हो गई, मगरिब होके फिर दोबारा बैठ के रिटर्न, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे थे, लिखना बड़ा वक़ी था। माँ आई बाहर से, बोली कि बाजी हम हमारे शोहर से पूछ के बोलते लेके चलेगी बच्ची। ख़त्म हो गई। ले जाने के बाद फिर वो एक एडवोकेट को इन्वॉल्व करे, उन्होंने बीच में आए। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा जो है
दबाव डालने की कोशिश करे, कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश करे थे। जब मैं फिर भी लास्ट में बोली ठीक है लास्ट एक सिटिंग बैठ ही देंगे, 4 बजे आ जाओ, 4 बजे का टाइम दी थी। लड़के वालों को 5 बजे का टाइम दी थी और लड़के वाले आ गए, लड़की वाले आए नहीं। इनके साथ पहले बैठना था, लड़के वालों के साथ बाद में 1 घंटा बैठना था। 5:45 हो गए, लड़की वाले आए नहीं। मैं निकल के चले गई क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो रहा था। जब नीचे उतरते लिफ्ट के पास वो लोग मिले तो मैं बोली आज नहीं 10 मिनट, मैंने 10 मिनट नहीं, ये शुरू हो गया था, घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे की बात है, आज नहीं फिर बाद में। और लोग गुस्सा आ गया, फिर एडवोकेट को इन्वॉल्व करे। एडवोकेट साहब उनसे पैसे से ले लिए, बोले कि मैं यूँ करा दे, तुम फलाना करा दो, खालदाबाजी से मैं ऐसा करूँगा, बोलते बहुत टेंगे मारते। नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन करे, मैडम आप आइए ना, आज कल आते ना। बोली कल तो नहीं बोल सकती, आज तो ख़त्म हो गया, नहीं कल आ जाइए, बैठेंगे, बात करेंगे, सेटल कर देंगे। बोली सेटल तो करना है, कल का नहीं बोल सकती मैं। नेक्स्ट डे बगैर बोले के, बगैर परमिशन के ऑफिस को आ गए। मैं नहीं थी घर पे, मैं घर पे थी, घर में केस चल रहा था, हमारे फैमिली वालों का था, सुबह से चल रहा था केस, तो मैं नहीं गई थी। अब एडवोकेट साहब बोल रहे हैं कि मैडम आप आइए ना। बोले आप ऐसा कैसे आ गए, बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर इतला कैसे आते? नहीं आप 5 मिनट के लिए आइए। मैंने आज नहीं आ सकते, टाइम 4 बज रहे, नहीं हो सकता। अब उन्होंने मेरे को धमकी दे रहे थे, आप इस केस में इन्वॉल्व है। उनके टोन बदल गया, एडवोकेट साहब आप इस केस में इन्वॉल्व है तो मतलब? मैं बोली क्या मतलब है? नहीं यही बोल रहा हूँ मैं, आप भी इस केस में इन्वॉल्व है। बोले अच्छा। तो उसके बाद में वो हमारा ऑफिस का वीडियो लेना शुरू कर दिए। हमारा ऑफिस जो सेक्रेटरी है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया हमारे साथ रह के, 10 साल से काम कर रहे, ट्रेंड हो गए। बोले कि अगर वीडियो बाहर आया तो अच्छा लग रहा, तो उन्होंने भी धमकी दे दी उनको। नहीं हम अपने लिए ले रहे, फलाना हो गया। वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने सीधा बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन गए, फिल्म नगर पुलिस स्टेशन, जाके मेरे ऊपर कंप्लेंट कराए। कंप्लेंट में क्या लिखाए थे कि भाई टाइम वेस्ट करी, उनका इंतज़ार करवाई और गाली गलौज दी। पूरा 1 पेज का कंप्लेंट है। पुलिस स्टेशन से कॉल आया नेक्स्ट डे मेरे को, बोले कि मैडम आप खालिदा परवीन बात कर रहे क्या? बोले हाँ, क्या आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, फिल्म नगर पुलिस स्टेशन? मैंने कहा ठीक है, आज नहीं आती, कल आती। नेक्स्ट डे गई मैं, कांस्टेबल से पूछी कौन से एसआई के पास जाना है, कौन है? तो बोले कि साहब बैठे हैं, आप जाइए। तो फिर मैं वहाँ गई, वहाँ मेरे को देखने के था, एसआई साहब खड़े हो गए। बोले कि अरे मैडम आप है? बोले तो बुलाते नहीं थे, हम ही आते थे आपके पास। कि ऑलमोस्ट हैदराबाद के हर पुलिस स्टेशन में हमारे काउंसलिंग सेंटर के बारे में मारूफ, सब लोगों को मालूम है। तो बोले आप? बोले तो हम बुलाते ही नहीं थे। तो क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास कुछ नहीं होता, जो कंप्लेंट लिखे दिए, फिर बाद में कंप्लेंट मेरे पास दिए तो उसके ख़त्म करके भेज दिए। तो मैं क्या बोल रही थी, वो इत्तेफाक से हमारा PR रहने से कुछ भी खैर होता कुछ नहीं है, हमारा चक्कर ना चलते पुलिस स्टेशन के, और कुछ नहीं। तो ये सारे मसले पे हमको नहीं आना था। ये इस तरह के केसेस में लोग किस तरह के शरपसंद लोग रहते नहीं मालूम। तो इसलिए कि हमारे पास किसी का, हमारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियोस, फ़ोटोज़, या हमारे रजिस्टर का फ़ोटोज़, या हमारा जो हम लिखते हैं केस रिपोर्ट, उसका फ़ोटोज़ लेने नहीं देना। क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, कभी हम गलती भी लिख देते कुछ, उसको एविडेंस बना के, उसको प्रूफ बना के हमारे ऊपर कार्रवाई करते। लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डराने वाली बात नहीं बोली मैं, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आप लोगों को, डराने वाली बात नहीं। लेकिन करना तो हमको है। जब मैं एक फीमेलों के नहीं डरते तो आप लोग डरते नहीं, मुझे मालूम है। हाँ बहना, आप लोग तो महाराष्ट्र वाले तो बिल्कुल नहीं डरते, मैं मालूम है, समझ में आ रहा था। तो डिस्क्लेमर अगर एज इट इज़ ही रखना है रख सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस लाना है ला सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर के बगैर आप काउंसलिंग स्टार्ट मत करो प्रोफेशनली, दैट्स व्हाट। उसके बाद में एक फॉर्म है जो काउंसलर फिलअप करता है, ये वाला फॉर्म देखिए, आपके पास भी है। ये फॉर्म जो है ना काउंसलर फिलअप करता है, इसके अंदर पूरा डिटेल्स, हस्बैंड का, वाइफ का, और कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मदर क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, उसके बाद में वाइफ का भी एड्रेस, सब कुछ। इसके बाद में अरे जो यूजुअली हम जो सवालात करते हैं वो सब इसमें कवर करिए, आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है, या अरेंज कम लव मैरिज है, ये भी चल रहा है आजकल। तो
अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज जो भी है, अरेंज कम लव मैरिज जो भी है, और डॉरी दिए क्या वो भी कॉलम है, और मैरिज जिस साल हुई उसका भी हम लोग मेंशन किए, बच्चे कितने हैं, मेल फीमेल, एजेस क्या है उनका। उसके बाद के जो है ना केस, अगर कभी कभी क्या होता है केस रजिस्टर करके आते, तो आप कंप्लेंट करके आए थे हमारे पास, तो हम ये पूछ रहे हैं केस इन पुलिस स्टेशन में केस है क्या कंप्लेंट करे हुए हैं, एफआईआर हुई है, क्या सिचुएशन है पुलिस स्टेशन में, कौन से हालत में आपका केस है, उसका भी हम मेंशन करते हैं, कौन सा डेट पे, कितने साल से कितने मंथ से है। केस इन कोर्ट में जाके लड़के 6-6 साल लड़ने के बाद भी आ कहते मैडम बस से थक गए हम लोग, उसे बुला के हमारा सेटल कर दो ना बोल के आप भी आते। तो कोर्ट में है केसेस आए तो भी हम उसको डील कर सकते कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो जाता, तो उसका वक्त हम लोग ना उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते, तो उसका भी हम उसमें नोट करके सकते। ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है हम एक क्लाइंट के पास से हमको लेने का है। इसके बाद जो है हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद जब हम क्लाइंट से जब बात करते रहते, जैसा कि सुन रहे हैं हम लोग, सुनते वक्त कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं हमको नोट करना पड़ता, जो वो माइलस्टोन जैसा रखता कि 2 साल तक तो हम अच्छे थे, 2 साल के बाद क्या हुआ कि नहीं मालूम, ऐसे लड़ाई हुई है, तो वो 2 साल तक अच्छे थे, वो 2 साल के बाद क्या हुआ उनसे निकलवाना है, तो आप नोट कर लेना कि क्या हुआ। तो ऐसा एक चीज़ जो नोट करने वाली चीज़ें होती है ना, वो बोलते कि नहीं साल के शादियों के 15 दिन में चले गया था, फिर उसने 1 महीने के बाद बच्ची को मेरी बीवी को लेके गया, फिर वहाँ से 6 महीने में वापस भिजा दिया, इसके बाद में लड़ाई हुई, तो वो 15 दिन 1 साल 6 महीने ये सब नोट करना रहता, तो यहीं कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये जो नोट करने वाली बात है ये पूरा हमारा जब हम उन्होंने बोलते रहते हैं उस वक्त हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नोट करते हैं, वो सब हमारा केस है, केस स्टडी करने के लिए। और उसके अंदर कई इश्यूज जैसे मेडिकल इश्यूज रहते हैं उसका भी जिक्र आता, हेल्थ इशू रहता है उसका भी जिक्र आता, कभी मेंटल हेल्थ इशू रहता है उसका भी जिक्र आता। जो भी हमको लगता है कि इस पर हमको बात करना है, इस पर काम करना है, इसमें वर्कआउट करना है, उसको हम उसमें नोट करना, ताकि हम लोग नेक्स्ट उनके साथ सिटिंग के वक्त में हम उनसे उनके बारे में डीपली उनसे इंफॉर्मेशन ले सके। और हमारा केस स्टडी मतलब वो केस स्टडी का वो पार्ट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होना है, डीप केस स्टडी के बाद आपको चाहिए कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने वो जाने के बाद क्लाइंट जाने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, कि चाहे वाइफ आओ या हस्बैंड आओ, दोनों में से कोई आए, तो वो हस्बैंड का बारे में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिखेंगे आप। तो आप नेक्स्ट 10 डेज के बाद भूल जाते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद में आपका सजेशन है का रेफरेंस, अगर किसी उनको सजेस्ट करे कुछ चीज़ या तो कहीं रेफ़र करे, वो उसका भी रहना दिए, पूरे मिला है तो डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा केस का। और ये सारे चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि आप जो है ना इसको पेपर में रखो या रजिस्टर बनाओ या सिस्टम में डालो, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ये मिनिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक काउंसलिंग सेंटर में हमको रहना है। इसके अंदर कोई सवाल है तो पूछिए, मैं आगे बढ़ूँगी फिर हाँ मैं बता दूँ जी। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि एडवोकेट को साथ रखना क्या। देखिए हमारे काउंसलिंग सेंटर में हमारे पास जो है हमारा क्या सिस्टम है, और हम सब ये सिस्टम सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑन कॉल हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी रहते, साइकियाट्रिस्ट भी रहते, एडवोकेट भी रहते, मुफ्ती हजरात भी रहते, उलमा इकराम भी रहते। हर कोई जना जो सर्विस देना चाहते हैं जो हमारे साथ है वो लोग लिस्ट हमारे पास एक रहता, वो लोग ऑन कॉल हमारे पास आते भी हैं, या हम उनके पास अगर वो नहीं आ सके तो हम अपने क्लाइंट को उधर भेजते हैं। लेकिन वो उनसे हमारा कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको उनसे अपना केस डिस्कस करने के लिए। कभी हो सकता है कि किसी मुफ्ती से डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती तो उनसे डिस्कस कर लेते, कभी एडवोकेट से डिस्कस करना पड़ता है उनसे डिस्कस करते, कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है। तो हमारा एक ग्रुप ऑफ पीपल हमारे को अवेलेबल रहना चाहिए, हमारा PR ऐसा होना चाहिए। हम काउंसलिंग सेंटर खोलने से पहले इन लोगों से ताल्लुकात बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए ताकि जो है ना हमारा चीज़ें जो है सही तरीके से हो। अब हम तो ड्राफ्ट हम खुद ही कर लेते हैं, अब जो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चले आते हैं तो हम ड्राफ्ट बना लेते हैं, लेकिन शुरू में एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है।
और लिखने का तरीका होता है, टर्मिनोलॉजीज जो है ना अलग अलग होते हैं। तो उस एतबार से एक एडवोकेट को रख के हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कुछ बातें लिखा, या तो लिखा लेके रख लेके हम खुद बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल का शर्त अलग अलग होते हैं, शराइत। तो इस एतबार से हम लोगों को इन लोगों को ज़रूरत पड़ती। तो हमारा हमेशा काउंसलिंग सेंटर में अलग रहना कोई ज़रूरी नहीं है, काउंसलर ऐसा काफ़ी हो जाता है। कम से कम एक सेंटर में एक काउंसलर तो हो, कम से कम एक काउंसलिंग सेंटर में एक काउंसलर तो हो। ये सारे चीज़ हमारा कनेक्शन के साथ रहेंगे तो हमारा काउंसलिंग सेंटर अच्छे से चल सकता है। आपने बताया कि काउंसलिंग सेंटर से कोई भी पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। लेकिन कभी ऐसा हुआ, हमारे पास हुआ ऐसा परभनी में, कि मियाँ बीवी में इख्तिलाफ था, काउंसलिंग के ज़रिए वो दूर हो गया, लेकिन मियाँ ने कहा कि मेरी बीवी को कुछ जो है आप डूज और डोंट्स, कुछ शराइत की बुनियाद पर आप उसको मेरे साथ भेज दें। तो अब बात तय हो गई, तो हमने वो लिख के दे सकते कि हम वो, हाँ मैं वही बता, MOU म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो MOU लिखते हैं ना हम लोग। तो ये तहरीर हम दे सकते क्या? नहीं देना, वही बता रही मैं आपको। देखिए दारुल क़ज़ा अलग है, एडवोकेट्स का काम अलग है, काउंसलर्स का काम वो नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं उनके साथ। बोले कि आपके साथ आप दोनों को बिठा के दोनों सुलह हो गए, तो बोले कि ठीक है, तो शोहर चाहता है मेरी बीवी ऐसा 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 रहना चाहिए, बीवी बोलती है मेरे शोहर ये नहीं करना चाहिए। तो दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग आने के बाद वाइफ की तरफ से रिकमेंडेशन वो भी लिखते हैं, हस्बैंड की तरफ से रिकमेंडेशन वो भी लिखते हैं, दोनों गवाहों से साइन भी लेते हैं, दोनों को साइन लेके दो गवाहों को साइन भी लेते हैं, लेकिन हमारा अपने सेंटर में रहता हो। और ये बोलेंगे, बल्कि आप ये बोल सकते हैं एक्शन करने के लिए हम 3 महीना सर्विस देते हैं, अगर आपस में फिर झगड़ा हो गया तो तुम्हारे माँ के पास तुम्हारे माँ को नहीं जाना, हमारे सेंटर पे आना। ये भी नोट कर सकते हैं हम लोग, ये भी नोट कर सकते हैं। ऐसे मसले हल हुए हैं, 3 महीने तक हमको आपको परसू करते हैं हम लोग, या आपके घर आते आपको बुलाते, ऐसा करके उनको और कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। और 3 महीने के डर से भी 3 महीने सेट हो जाते हैं लोग। देते नहीं, देने का नहीं है, वो सेंटर में रहेगा, अपने पास रहेगा, नहीं देते, क्योंकि काउंसलिंग सेंटर में कोई चीज़ देने के लिए नहीं रहता। बाजी ये पूछना था कि काउंसलिंग सेंटर जो आप लोग चलाते हैं, तो इसको चलाने के लिए रेंट लगता होगा, दूसरे मेंटेनेंस लगते होंगे, एम्प्लॉय की पेमेंट लगती होगी, वो सब कैसे अरेंज करते हैं? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा जो सेंटर है 45 से 50 हज़ार तक एक खर्चा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। एक ही एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय है अल्हम्दुलिल्लाह, फुल टाइमर है, और बाकी सब हम लोग काउंसलर्स जो ना फीसबिल्ला करते हैं, लेकिन वो करंट है, वो फलाना जो सब बता के 45 to 50,000 हमारा आता, वो हमको मुकामी सतह पे या हम कितने कुछ दावतें उड़ा लेते हैं, कितना कुछ हम लोग पैसा इधर उधर खर्च करते हैं, कि माशरे के इस्लाह का एक बड़ी जिम्मेदारी है ये हमारे ऊपर, हर फर्द के ऊपर जिम्मेदारी है, हर रुकन जमात के ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा तवज्जो नहीं दिए तो फिर हमारा मसले के लिए फिर वही बात होती, ट्रिपल तलाक जाएगा। क्योंकि मैं हैदराबाद में जब सेंटर खोलने से पहले बहुत मैंने कोशिश की, देखी वहाँ पर, तो हमारा मुसलमान साहब मतलब हमारे रुकन जमात लोगों के केसेस जो है मुस्लिम खातून के पास ही गए थे, लेकिन वो खातून कभी इस्लाम बारे में कभी समझते नहीं इस्लाम को। उनके पास बैठ के लोग बैठ के हाथ जोड़ के बैठ के मसला हल कर ले रहे, जबकि ना कुरान को सही तरीके से समझे, ना हदीस सही से समझे, उनके पास हमारे मसले जा रहे हैं। ये क्या हो गया, ये कहाँ चले आ रहे हैं हम लोग? तो लाजमी है कि इस्लाम के नहज पे चलने वाले हमारे जैसे लोग काउंसलिंग सेंटर खोल के बैठे, उसके लिए खर्च करें, सपोर्ट करें। मुकामी सतह पे अगर मसला मुकामी सतह मुकाम अगर कमज़ोर है तो मालदार लोग वहाँ पे होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं हमारा इनकम कैसे जनरेट होता बता दूँ, डोनेशन। हम जिसका मसला हल करते हैं तो उसके अंदर मालदार लोग भी रहते हैं, बस सभी लोग स्लम्स के नहीं आते ना, अच्छे मालदार लोग भी होते हैं। हमारा सर्विस फ्री रहता, 12 सिटिंग्स करी, एक हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर से 12 सिटिंग्स, हर सिटिंग में 2-3 घंटे का आप टाइम लगा लो, कितना हुआ 6 मंथ्स लगा मेरे टाइम। दोनों साउंड पीपल है। जब उनका सेटल हो गया तो वो लोग खुद बोलते हैं कि इतने बार आप बैठे हैं ना, हम आपको कुछ देना, डोनेट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? तो हमने बोला हमको नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, हमारा NGO को दे दो। ऐसा हम लोग जो हमारा हमसे फ़ायदा उठाए हैं, या बाद वक़्त पे उनका फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन महसूस करते कि इतने बार बैठे हैं बाजी, इतने घंटों बैठे हैं हमारे साथ बैठ के, तो उन लोगों के दिल में दर्द होता है। ऐसे लोग हमारा ये मदद करते आते हैं और हम उनको रिमाइंड भी करते हैं, इस तरह हमारा मसला हल होता है। और जी बाजी, ये
हाँ डिस्क्लेमर जो अपन आपने लिए फॉर्म में, एक कोई कहाँ से बोला? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी जी, डिस्क्लेमर जो दिए हाँ। इसमें ये जो है रजिस्टर एनजीओ जो है उसके लिए है। नहीं अगर अपन ये करते हैं तो इसकी कानूनी कोई वैल्यू नहीं है। मैं जी, खुद जी। एक एडवोकेट हूँ। हाँ, तो जी। तो इसमें यह है, प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप ऐसा डिस्क्लेमर देते हैं तो आपने अपनी बॉडी रजिस्टर की है क्या? अगर ये कोई रजिस्टर बॉडी पे होता है तो ही ये डिस्क्लेमर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकती है। नहीं बोलिए ना, ये जो है ना अब तकरीबन बहुत सी जगह पे सोसाइटीज रजिस्टर्ड है। तो हम अपनी सोसाइटी रजिस्टर अगर एनजीओ बना लिए तो नहीं, वो जो ना मुकामी सतह पे जो हल्का शूरा मुकामी शूरा फैसला करे, वो अलग करना चाहिए। जमात इस्लामी नाम से करना है, एनजीओ बना के चले ना चले वो अपना, ये सब एहतियात है उसके अंदर करने का है। चाहे खाली फैमिली काउंसलिंग सेंटर नाम भी लिखे, आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करें, आपको कभी ना कभी तो उंगली उठा के पूछ देंगे कि आप ऐसा कैसा करें। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग में तो बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कुछ रजिस्ट्रेशन कर लें। वो जमात इस्लामी के नाम से होना है या तो अलग से कोई नाम लेके करना है, वो कैसा मामला है, वो आप लोग शूरा में बैठ के फैसला करके काम करना चाहिए। जी आप कुछ बोल रहे थे? रजिस्ट्रेशन काम स्टार्ट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। काम स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा ख़त्म होने का शुरू करते ज़रूरत नहीं है। कल से आज से भी हम लोग रजिस्ट्रेशन होगा, बगैर रजिस्ट्रेशन काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि रजिस्ट्रेशन करा लेना बेहतर होगा कि उसके लिए क्या नाम होना चाहिए वो हल्के में आप लोग डिसाइड करो, अपने अपने हल्के के हिसाब से जो डिसाइड करके करना है कर सकते हैं आप लोग। जी जी हाँ, हमारा सेंटर 2010 से रजिस्टर्ड है जी। तो रजिस्टर्ड बोले तो याद आया, मैं एक बताती हूँ, आपका सवाल जवाब देती हूँ। एक केस हम देख रहे थे कि लड़की वालों की तरफ से आया था। लड़की की माँ घरों में काम करती है और लड़की को शादी करके दी, छोटे उम्र में करी, तो 2 अबॉर्शन ससुराल वाले करा दिए थे। और जब जाते जाते शोहर क्या करा, माँ के पास छोड़ के आया, मतलब ससुराल में छोड़ के चले गया था। अब वहाँ पे एक देवर था, सास थी, बच्ची थी, और सास को दिल खट्टा हो गया, बोले ले आके माँ के पास ला के छोड़ दो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहने दो, कमज़ोर हो गई थी बच्ची। तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने लेके जा रहे थे। वो क्या आके बोले बाजी हम बड़ी मुश्किल से घरों में काम करके बच्ची की शादी करके दिया, और एक बच्ची शादी के लिए है, अरे बच्ची को मिला के बिठा दी, खाने का खर्चा भी नहीं दे रहे, कैसा करना? तो मैं ठीक है शोहर वालों को बुलाई थी। तो आए थे देवर साहब, जो जामे निज़ामिया से तालीम हासिल कर रहे थे, आए थे। आने के बाद जो है बैठे बात करें, तो मैं पूछी तो सास बोले नहीं, उन्हें बोली बच्ची मैं यहाँ से कूद के मर जाऊँगी, गैस खोल के मर जाऊँगी, ऐसा धमकी दे रही थी। उनका कहना था, वो कितना सही है नहीं है मैं उसमें नहीं जा रही थी। तो मैं सोची हो सकता सही भी हो सकता ना भी हो। तो बोली ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्या ये अच्छा नहीं, क्या आप जो है ना अपनी बहू को जो है उनके माँ के पास रखिए, खाने का खर्चा दे दीजिए, खाने का खर्चा दे दीजिए, कितना देना होना, 3-4 हज़ार रुपये दे दीजिए। यहाँ से तो हाँ करके गए थे, लेकिन वो लड़का जो देवर था ना, वो जामे निज़ामिया से पढ़ रहे थे। अब उनका पता नहीं क्या दिमाग चला कि एक अंबरपेट में एक मुफ्ती साहब रहते, मतलब नाम तो मैं भूल गई। अब मुफ्ती साहब के पास जाके बोले कि मैडम बोले थे ऐसा 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीने को दो बोल रहे थे हमारे भाई को, भाई बाहर रहते। तो उन्होंने क्या बोले, तुम्हारे को देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा करा देता हूँ। उन्होंने क्या बोले कि अब वहाँ अटक गए। अब मुफ्ती साहब मेरे को फ़ोन करके बोले कि मैडम आपके पास वो केस आया ना, आप वो केस उनको मेरे पास भेज दीजिए। बोली क्यों? मैं उनको 3 बार काउंसलिंग करा। किसको? शोहर को, शोहर के मतलब देवर को, सास को। तो मैं तो 4 बार करी, क्योंकि लड़की वालों को 3 बार करी, लड़के वालों को बुला के और 1 बार करी, बोले 4 बार करी। इस एतबार से आप मेरे पास भेजना है, मैं क्यों भेजूँ आपके पास? नहीं मैडम मैं जो है मैं करता हूँ। मैं बोली अच्छा। तो बोले अच्छा। अब उन्होंने टोन बदल दिए, बोले क्या आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है? बोली हाँ है। फिर पूछे आप पास मर्दात कौन है फैसले करने वाले? तो मैं बोली फैसला ना मैं कर सकती ना आप कर सकते, कोई भी कर सकते नहीं, मेरे पास कोई मर्दाना नहीं है। मैं पूरे हम वुमेन एनजीओ है, पूरे लेडीज़ चलाते हम लोग। तो फैसला ना मैंने कर सकती ना आप कर सकते। अरे बोले अरे फिर कौन करना? बोले जो लड़ लिए वो लोग करना। काउंसलिंग सेंटर का मतलब ही है ना, जो लड़ लिए वो लोग करना है। देखिए डराने वाले बहुत आते, डरना नहीं। ख़वातीन आपको बता रही मैं, डरो मत, डरना नहीं है, काम करना है तो डरना नहीं है, क्योंकि हम हक पे है, सच पे। मैं बोली थी अच्छा
तो आप ही नहीं करना। अच्छा नहीं, आप मैंने मोहतरम आप जो पूछ रहे हैं मेरे को मालूम है, मेरे पास मुफ्ती ऑन कॉल है, आलिम ऑन कॉल है, एडवोकेट ऑन कॉल है, सब ऑन कॉल है मेरे पास, रजिस्टर्ड भी है। मैं बोली मैं गारंटी नहीं दे सकती, बोलती हूँ आपके पास जाओ बोल के आए तो ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद ही आए थे मेरे पास। नेक्स्ट 2 दिन के बाद बेचारी खातून वो बेटी को लेके भाग के आए मेरे पास, बोले बाजी एक वो नोटिस आया, कोई अंबरपेट से मुफ्ती साहब नोटिस भेजे मेरे को, आओ बोल के, फौरी आओ बोल के डाले थे। मैं देख के हंसी, बोली ठीक है कोई बात नहीं, जाओ यहाँ जैसा बोले ना वहाँ जाके ऐसे बोलो, कुछ नहीं होता ऐसा। उसके बाद मैं अब देखिए जैसा रहते हैं हम भी वैसे ही रहते, कभी कभी हम ज़रा उल्टे खोपड़ी के हो जाते हैं, हम कभी कभी सबक सिखाना पड़ता मेरे को, नहीं तो मैं नहीं चला सकती 10 साल से हैदराबाद में। तो मैं बोली जब उन्होंने फैसला लिखते हैं ना, ऐसे पेपर में लिख के स्टैम्प मार के दे बोलो, उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि उनको रजिस्टर्ड ही नहीं है वो। उन्होंने जो पेपर में लिखे उनको नोटिस भी जाए, रजिस्टर्ड ही नहीं है, मेरा तो रजिस्टर्ड है। बोली इसके बाद बताती हूँ तमाशा, बोल के मैं उनको बोली स्टैम्प मार के लेके आना। कहाँ से आते, कहाँ से लिख के देते। तो डराने वाले बहुत मिल जाते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं सक्सेसफुल स्टोरीज़ कितने हैं आपके पास, आपके पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ क्या है। तो मैं पूछती हूँ सक्सेसफुल स्टोरी का डिफिनेशन क्या है आपके पास, डिफाइन मी, क्या है सक्सेसफुल का मतलब क्या है। तो बोले कि दोनों मियाँ भी मिल लिए, चले गए, गले में हाथ डाल के चले गए, घर को जाके ज़िंदगी जिए। वो लोग आम तौर पर जो लोग जहन में यही सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसन तरीके से साथ रहना, ऐसन तरीके से जुदा हो जाना, गाली गलौज किए बगैर, पुलिस स्टेशन गए बगैर, कोर्ट कचहरी करे बगैर, एट द लास्ट होने के बाद यहीं पे बैठ के ठीक है खुदा हाफिज़ बोल के एक कमरे में से जाना, वो भी सक्सेसफुल स्टोरी है। दोनों एक कमरे के अंदर बैठ के दोनों ठीक है हमारी गलती तुम्हारी गलती माफ़, कल से हम अच्छी ज़िंदगी जिनाए, दोनों भी सक्सेसफुल स्टोरी है। तो हम दोनों सब, हमारे भाई लोग बोलते हैं हम तो जोड़ने के लिए तोड़ने के लिए ना थे, तोड़ने के लिए ऐसा कि पहले से बोलने के आते क्या, ये बार बार ये कहाँ से आया तोड़ने के लिए, तुम भाई तोड़ने वाले, पत्ता नहीं गिरता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तोड़ने वाले तुम कौन जी। तो ये सारी चीज़ें हमारा माइंडसेट से हटाना और हम जो ना अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना और कॉन्फिडेंट होना। इंशाल्लाह मैदान बहुत कुछ सिखाते, बोलना मैं रुकन जमात कैसे से शुरू करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बोल रही मैं।